नमस्कार दर्शकों, उकलाना सोशल मीडिया में मैं रवीना आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं हरियाणा की एक ऐसी बेटी से आपको रूबरू करवाना चाहूंगी जिन्होंने भारत में प्रथम स्थान हासिल किया। एक तो परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करते, पर उन्होंने एक ऐसी जगह पर जाकर वहां पर स्थान हासिल किया और पहली महिला बनी है जो भारत की। कौन? रीना भट्टी जी हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए रीना भट्टी से चर्चा करना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे कि जो लद्दाख में पहाड़ियां है वहां पर इन्होंने एक अचीवमेंट प्राप्त किया जो ये भारत की पहली महिला बन चुकी है। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद है रीना जी। नमस्कार रीना जी। नमस्ते मैम, काफी सुना है आपके बारे में। जो लद्दाख में आपने कहा 11 घंटे की वैसे चढ़ाई होती है, आपने मात्र 4 घंटे में कैसे कंप्लीट कर ली? मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी। मेरी सबसे जो बड़ी उपलब्धि है जिसमें आपने बोला कि भारत की पहली महिला, तो वो 15 अगस्त के दिन जब हर घर तिरंगा चला था, तो मैंने माउंट एल्ब्रस, यूरोप हाईएस्ट पीक, ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से 24 घंटे के अंदर क्लाइम किया था, जिसमें मैं भारत की पहली महिला बनी थी। और रिसेंटली में अभी आप यूटी कांगड़ी की बात कर रहे थे, जो यूजुअली जो 11 दिन का ट्रैकिंग पीक एक्सपीडिशन होता है, बट हमने 4 डेज में किया, क्योंकि मेरे नेक्स्ट वाले जितने भी अभियान है बेसिकली सर्दियों के अंदर मतलब एक्सपीडिशन क्लाइम नहीं होते हैं। बट हम पिछले 4 साल से इसको ट्राई कर रहे थे कि हम लोग एज ए ट्रेनिंग भी ले और एज ए इंडियन माउंटेनिंग को प्रमोट करने के लिए हम लोग क्लाइम करें। तो हम लोग प्लान कर रहे थे। तो पिछले 3 बार की बात करूं तो अवलांच की वजह से, वेदर की वजह से या फिर टीम उसकी वजह से तो नहीं पीक हो रहा था वो। और इस साल हमने वेदर ने साथ दिया और हमने 4 दिन के अंदर स्पीड क्लाइम एज ए ट्रेनिंग पर्पस के हिसाब से क्लाइम किया है। तो मैम, जैसे कि आप पर्वत आरोही हो, तो आप ये बताइए इसके अंदर क्वालिफिकेशन भी मायने रखती है और किस तरीके का बस ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्वालिफिकेशन मतलब आप ओब्वियसली आप मैच्योर होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ताकि बहुत सारी ऐसी टेक्निकल पार्ट आते हैं, बहुत सारी स्टडी भी करनी पड़ती है, तो आपको एटलीस्ट आपके बेसिक नॉलेज आपका क्लियर होना चाहिए। हाँ, माउंटेनिंग फील्ड के नॉलेज के लिए जैसे 3 पार्ट में डिवाइडेशन होता है, रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंब, स्नो और रेस्क्यू पार्ट जो रहता है। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए बेसिक माउंटेनिंग कोर्स है। बेसिकली इंडिया में 5 माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके साथ में 28 दिन का कोर्स होता है। और फिर आप 28 दिन के अंदर अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो ग्रेडिंग सिस्टम भी होता है, तो एक ग्रेड इससे क्वालिफाई होता है। और मैंने एडवांस कोर्स भी किया है, बेसिक कोर्स भी किया है। तो मैम ये बताइए, आपने कोर्स किए है, अगर मतलब कोई लड़की करना चाहे तो वहां पर ही जाकर होता है? कहाँ कहाँ पर होती है कोर्स जो ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशल? मैंने जो बताया ना कि इंस्टीट्यूट है, बेसिकली गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, और उन इंस्टीट्यूट में पहले अप्लाई करना पड़ता है। अगर वहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी है तो आपके पास कॉल आ जाएगा और या फिर वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा, तो वहाँ से वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद आप वहाँ से कोर्स कर सकते हो। और एक HIM है अपना दार्जिलिंग में, निम है और एवी मार्स है, जिम है, तो ये माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है बेसिकली। आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली? मैंने मनाली से पास में पड़ता था ना, तो घर से परमिशन भी लेनी थी, तो ओब्वियसली मतलब थोड़ा एक ये रहता है कि मैं उस साइड कभी गई नहीं थी। JNK में पहले नहीं गई थी, दार्जिलिंग में कभी नहीं गई थी, तो उत्तराखंड में वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे लिए सुटेबल ये हुआ कि मुझे यहाँ पे सीट अवेलेबल मिली और थोड़ा पास में भी था तो फैमिलियर था, तो मैंने मनाली से दोनों कोर्स कंप्लीट किए। तो यहाँ पर परिवार की बात करते हैं, इसके अंदर आपको खर्चा वगैरह तो बहुत आया होगा, तो वो किस तरीके से परिवार ने मैनेज किया? मैं पिछले +2 करने के बाद में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया, और डिप्लोमा के बाद में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि आगे की पढ़ाई का खर्चा मैं खुद ही उठाऊंगी, क्योंकि हम 4 बहन भाई हैं, तो ओबियसली अगर मेरे बाद में मेरे भाइयों का नंबर भी है, उनको भी पढ़ना है, तो पापा का इतना कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि मेरे पापा ट्रैक्टर मैकेनिक है, तो इतना ही काम चलता था कि हाँ ठीक है, वो घर को अच्छे से संभाल सके। अगर आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाना था तो वो मुझे ही डिसाइड करना था कि मैं क्या करूं। तो मैंने तब से ही जॉब करना शुरू किया, और आज मेरे को 15 साल हो गए हैं जॉब करते करते। तो स्टार्टिंग में जब माउंटेनिंग का ऐसा कुछ नहीं था कि अरे माउंटेनिंग फील्ड में ही जाना है या फिर ऐसा कुछ करना है,
तो अमरनाथ यात्रा से परमिशन मिली मुझे घर की, क्योंकि मेरे पास पहले तो इतने वो भी नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी कि घर से परमिशन दूँ, क्योंकि मुझे याद है जब डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद में मेरे फ्रेंड्स लोग जब दिल्ली गुड़गांव जा रहे थे तो मैंने अपनी पेरेंट्स से बोला था कि मुझे बाहर जाके जॉब करनी है, तो उन्होंने परमिशन नहीं दी थी। कहीं ना कहीं वो डाउट था मेरे उसमें कि पता नहीं वो परमिशन देंगे या नहीं देंगे, बट उन्होंने अमरनाथ यात्रा के लिए परमिशन दी। उसके बाद 1-2 ट्रैक किए। जब मैं बेसिक कोर्स करने जा रही थी तो उनको पता था कि मैं सिर्फ इतना ही बता के गई थी, अरे 1 महीने की मेरी ट्रेनिंग है, बट ट्रेनिंग किस चीज़ की है वो नहीं बताया था, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं मिलती उस टाइम। तो बस ऐसे चलते चलते माउंटेनिंग उसमें शुरू हुआ। फिर माउंट चादर ट्रैक किया मैंने। चादर ट्रैक बेसिकली माउंटेनिंग फील्ड का एक टेस्टिंग पॉइंट था मेरे लिए कि -30 के अंदर मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, मैं झेल पाऊंगी या नहीं झेल पाऊंगी, तो वो ऑप्शन था। तो उसके बाद में फिर माउंट किलिमंजारो किया, तो उसमें 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा था। तो मैंने घर वालों को नहीं बताया कि अरे इतना खर्चा है और ये है, बट हाँ मेरी फैमिली ने हमेशा मेरा साथ दिया है और कभी भी मेरी सैलरी के बारे में, मेरी सेविंग के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। हाँ, जब उनको ज़रूरत होती है तो वो बोलते हैं कि हाँ हम मतलब हमारा यहाँ पे सपोर्ट कर दे, और मेरा उतना ही पार्ट उनके पास जाता है। तो उन्होंने परमिशन दे दी। तो पापा से डिस्कशन हुआ था तो उन्होंने बोला ठीक है, तू अर्न कर रही है तो तू खर्च कर सकती है। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए बोला, तो 2-2.5 लाख रुपए उस टाइम तो डिसीजन लेना मतलब थोड़ा ये था कि अरे करूँ या ना करूँ, बट ठीक है मैंने कर लिया। उसके बाद में थोड़ा मीडिया में आना शुरू हुआ, तो बोले कि अभी नेक्स्ट क्या, तो मैंने बड़े जोश से बोला था अरे एवरेस्ट करना है। मुझे कुछ नहीं पता था एवरेस्ट के बारे में, बट ठीक है मतलब मैंने ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि सर्कल ही ऐसा चल रहा था। जोश में बोल दिया। हाँ, जोश में बोल दिया। वो जोश में होश खोने वाली बात थी ना, तो वही हुई मेरे साथ में। फिर जब एवरेस्ट के बारे में पता चला, उसकी फंडिंग के बारे में पता चला, तो वो स्ट्रगल आज भी चल रहा है। मिडिल क्लास फैमिली होने का जो स्ट्रगल है वो हर रोज़ याद आता है कि अरे इतना सारा पैसा इकट्ठा करना है। सिर्फ एवरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, और मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है। तो ओबियसली पिछले साल मैंने एवरेस्ट अटेम्प्ट किया तो लोगों से, मेरी लाइफ के हर एक पर्सन को मैंने बोला कि आप मेरा सपोर्ट करो, लाइक क्राउड फंडिंग या कुछ और। तो कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, बट मैं यही बोलूँगी कि शायद लोगों का सपोर्ट ही था जो मैं उस सपने को बुन पाई, और बहुत अच्छा उन्होंने साथ दिया। मेरी फैमिली का हमेशा साथ रहा, उन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया, तो शायद मैं कुछ कर पाई। अपने परिवार और थोड़ी शिक्षा के बारे में बताइए। जैसे कि आपने क्वालिफिकेशन बता दी, परिवार में आपकी जो मम्मी है, भाई बहन, कौन कौन है? हम 4 बहन भाई हैं जी। और मम्मी हाउसवाइफ है, पापा ट्रैक्टर मैकेनिक हैं जी। तो +2 9th क्लास तक हम लोग गांव में स्टडी किया है मेरा। 8th क्लास तक मैं स्पोर्ट्स टीम में भी रही हूँ, कबड्डी टीम की मेंबर भी रही हूँ। तो उसके बाद में ही हम लोग हिसार में शिफ्ट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल चल रहा था कि थोड़ा फ़र्क है। आज भी अगर मैं कहीं देखूँ तो फ़र्क है कि गांव के स्कूल में और अगर सिटी की बात करूँ तो उसके स्कूल में तो थोड़ा सा स्टडी में भी फ़र्क है, बिहेवियर में भी फ़र्क है, डिसिप्लिन में भी फ़र्क है। तो वही सब मैं थोड़ा सा वो कर रही थी, तो उसकी वजह से मेरा स्पोर्ट्स साइड बाय साइड हो गया। उसके बाद जैसे ही मैंने +2 कंप्लीट की तो एक मेरे को एक किस्सा याद आता है। जब हम लोग गांव से आए थे ना, तो ऐसे डिस्कशन चल रहा था कि हमेशा मिडिल क्लास फैमिली में वो होता है ना, फियर होता है कि अगर लड़की को बाहर भेजेंगे तो बिगड़ ना जाए या इधर उधर ना हो जाए। मतलब बहुत सारी हमारी समाज की इतनी सारी कुरीतियाँ हमारे माँ बाप के सामने रख देती है सोसाइटी भी, जहाँ वो बैठते हैं और वो भर देते हैं कि अरे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो उनका फियर वो था। तो मेरे चाचा से डिस्कशन हुआ था ऐसे करके, तो उन्होंने मेरा लड़कियों वाले स्कूल में एडमिशन दिलवाया था कि हाँ भाई कोएड में नहीं जाना है। तो +2 कंप्लीट हुआ। +2 कंप्लीट होने के बाद में फिर वही आ गया, कॉलेज वाला सिस्टम आ गया कि लड़कियों के कॉलेज में हुआ ऐसे कि नहीं, ये सब कब तक चलता रहेगा। मतलब ये चल ही रहा था। फिर
जैसे तैसे करके मेरे पड़ोस में एक भाई हैं, उनसे सजेशन लिया तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस, उस टाइम कंप्यूटर का क्रेज़ हुआ था बहुत सारा। हाँ। तो तब उन्होंने बोला कि पॉलिटेक्निक का ऐसे ऐसे डिप्लोमा है, और तब हुआ था थोड़ा रिलेशन वालों का आर्ग्यूमेंट कि नहीं, लड़कियों के कॉलेज में भेजना है, उसमें नहीं भेजना है। तो मुझे याद है बहुत अच्छे से, मेरी मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया है, बीइंग ए वुमन लगा लो या बीइंग ए मदर लगा लो, ये बीइंग कह ए सकते हैं कि रीना भट्टी की भी टांग खिंचाई हुई है पहले, है ना भाई, नहीं लड़के वालों में ही जाना है। बहुत हुई है, बहुत हुई है। मतलब हम एक तो हम हरियाणा में रहते हैं भाई, ठीक है, दूसरा हमारा सोसाइटी भी ऐसा हो जाता है, सोसाइटी का बहुत बड़ा मैटर करता है, दूसरा रिश्तेदारों का भी बहुत मैटर करता है। आपके पेरेंट्स आपको कितना ही सपोर्ट क्यों ना करें, बट कोई ना कोई आ ही जाता है टांग खींचने। तो मेरे मामले में तो सोसाइटी भी रही है और मेरे रिश्तेदार भी रहे हैं, बट मैं सौभाग्य हूँ कि मेरी मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया है। और जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो शायद मेरी मम्मी ने ही बोला था कि मुझे अपने बच्चे पे भरोसा है, और उस टाइम मुझे एडमिशन लेने के लिए वो किया था। और फिर मैंने जब जॉब का डिसाइड किया तो सेम प्रॉब्लम था। मुझे याद है कि जब मेरा कॉलेज भी कंप्लीट हो गया था तब तक मैं सूट डालती थी। अच्छा। क्योंकि रिलेशन वालों का यही प्रेशर था कि नहीं, लड़की जीन्स नहीं डालेगी, वहाँ सलवार सूट में ही रहेगी। जैसे कि ये सब नहीं होना चाहिए शायद। आपका करेक्टर डिफाइन नहीं करता है, आपका पहनावा डिफाइन नहीं करता है कि आपके संस्कार कैसे हैं, आपका सोचने का नज़रिया क्या है, आपका बाउंडेशन क्या है, ये सब हमारे माइंड के फैक्टर है ना। तो शायद थोड़ा सा होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको बाहर निकलना चाहिए। और मेरे पेरेंट्स का जो भरोसा रहा है वही मेरी आज तक की बैकबोन रही है। अदरवाइज हर जगह पे माउंटेनिंग फील्ड की अगर मैं बात करूं, जब मैंने स्टार्ट कर दिया था तो जैसे मैंने एवरेस्ट वो किया, अनाउंस करने के बाद में कोई ऐसा बंदा नहीं है सर्कल के अंदर जिसने ये ना बोला हो कि तू एवरेस्ट को भूल ही जा, बिकॉज ऑफ खर्चा। जी। ठीक है कि यार 30 लाख रुपए का खर्चा, मतलब कोई ऐसे नॉर्मल बोलना ना, एवरेस्ट किसी से मिलने जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद उससे डिस्कशन करो, फिर वो अरे कितना खर्चा लगता है एवरेस्ट में। आजकल थोड़ा एजुकेट हो गया कि हाँ एवरेस्ट का पता चल गया कि इतना। बट जब मैं 19 में मैंने वो किया था, उसके बाद 20 कोविड आया, 21, 22, 23, 3.5 साल लगे मेरे को लोगों को बोलने में कि भाई ये मेरा पैशन है और मैं छोड़ूंगी नहीं किसी के कहने पे, ठीक है। वरना हर ऑफिस में भी यही सब होता था कि क्यों करना है, मतलब इतने में तो कोई और बिजनेस सेटअप हो जाएगा, क्या ज़रूरी है, अपने शौक को मतलब शौक ही रहने दे, उसको इतने पैसे में मतलब कहाँ से लेके आएगी। फैमिली से भी बहुत बार सुनने को मिला कि क्यों करना है ये सब। एक टाइम तो ऐसा भी था कि पापा ने भी बोल दिया था कि रहने देना, मतलब क्यों ही जाना है जब नहीं कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, तो नहीं करना है ये सब। बट मैंने कहा नहीं, बहुत बार मन भी करता था, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जिम के अंदर मैं जाती थी, बाथरूम में बैठ के रोती थी, और उसके बाद फिर थोड़ा अपने आप को संजो के और फिर मैं वर्कआउट अपना कंप्लीट करके और फिर आती थी। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मेरी सिस्टर को मैं फ़ोन करती थी कि बिंदु नहीं हो रहा है ये सब, मतलब क्या करूं क्या ना करूं। बट मुझे उसकी है ना एक बहुत अच्छी बात याद आती है, कहती है टाइम ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट छोड़ना नहीं है। तो ऐसे करते करते मेरे मन में एक दिन ऐसे बैठी थी तो वो आया कि यार हमारे समाज में कितनी ऐसी लड़कियां हैं ना जो किसी भी रीजन से अपना सपना छोड़ देती हैं, चाहे जल्दी शादी हो या फिर बहुत सारे डावरी के केस होते हैं, बहुत सारे समाज में फिर सोसाइटी प्रेशर, फैमिली प्रेशर, या फिर एक एज आने के बाद में शादी कर दी, बच्चे हो गए, तो मतलब उनका सपना ही रह जाता है। तो मैंने डिसाइड किया कि उस दिन के बाद में जब भी मैं थोड़ा डिप्रेस होती हूँ या थोड़ा मोरल डाउन होता है ना, तो फिर मैं एक वो लाइन रीड कर लेती हूँ कि नहीं, ये मेरा सपना है ही नहीं, ये सब उन लड़कियों का है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और अपने सपने के लिए लड़ सकती हैं और हर कीमत पे लड़ सकती हैं।
ये चीज इन्होंने बहुत अच्छी की, जैसे कि लड़कियां, जो मिडिल क्लास की लड़कियां होती, सपने जरूर देखती हैं पर सपने पूरे नहीं कर पाती। काफी जो हमारा समाज है वो उनको पीछे धकेलने में लगा रहता है। जहाँ पर फैमिली सपोर्ट करती तो वो फैमिली के भी पाँव खींचने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही रीना भट्टी जी के साथ में भी हुआ। अगर आपके सपने की बात करो तो आगे और क्या कुछ करना चाहते हैं आप? देखिए, हिमालय का एक पार्ट हमारे पास में है जी, एक नेपाल के पास में है, थोड़ा चाइना के पास भी है। तो वर्ल्ड वाइड 8000 की 14 पीक हैं। पाकिस्तान की के लिए हमें फ़िलहाल परमिशन नहीं मिलती, तो नेपाल में जितनी भी पीक हैं 8000 की, वो सब मैं क्लाइम करना चाहती हूँ। और अभी तक अगर मैं बात करूँ तो अपने हरियाणा की बात करूं तो अभी तक सिर्फ एवरेस्ट को ही वो ज़्यादा वो मिली है कि अगर माउंटेनिंग फील्ड में अगर कोई कुछ है तो वो वर्ल्ड हाईएस्ट होने के नाते भी और फेमस होने के नाते भी तो एवरेस्ट ही है। तो बाकी पीक्स भी हैं जो बहुत चैलेंज है, तो एक बार उनसे रूबरू करवाते हैं सबको। जो लड़कियां आपको देख रही है, जो बेटियां देख रही है, वो कहीं ना कहीं अपने सपने अधूरे रह जाते हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? उनकी फैमिली को भी क्या कुछ कहना चाहोगे? सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि सपने देखो मैंने सपने देखा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे 4 साल लगे, मैंने टाइम लिया। हर बंदे का एक फेस होता है, ठीक है। आप अपने हर फेस को अच्छे तरीके से करते रहो। जरूरी नहीं है कि मैंने माउंटेनिंग फील्ड में चूज किया कि हो सकता है उस फेज में उस फेज के बिटवीन में ही मेरी फैमिली को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे सपने को किसी रीजन से मुझे 1% थोड़ा सा साइड बाय साइड कर। बट आप टाइम लो, ये नहीं है कि आप सपने देखना बंद कर दो। टाइम हर जगह पे, मैं तो ये मानती हूँ कि आपका काम है मेहनत करना। आपने सपना देख लिया, उसके लिए कंटिन्यूसली मेहनत करते रहो, बट छोड़ना नहीं होता किसी भी चीज़ को। तो अपने फेसेस को बहुत अच्छे से एंजॉय करो और मेहनत करते रहो और कंटिन्यूसली उस पर फोकस करते रहो कि कैसे ना कैसे करके उसको बिल्डअप किया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ा सपना देख लेते हैं तो उसको टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे हमें जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है उस पर एक बार ज़्यादा फोकस कर दो, उसको थोड़ा साइड बाय साइड कर दो। बट वो आपका जब बैड फेस निकल जाएगा तो आपका अच्छा टाइम भी आएगा, तो अच्छे टाइम में आप उसको अचीव कर सकते हो। बिल्कुल। तो आपने सुना भी, रीना भट्टी जी हमारे साथ थी और बहुत अच्छा इन्होंने उदाहरण भी दिया। देखो, लड़ता हर कोई है, गिरता भी है, पर गिरकर उठना बहुत बड़ी बात होती है। इंसान एक बार गिर जाता है, उठ जाता, दूसरी बार गिर जाता है, उठ जाता, तीसरी बार नहीं उठते। काफी सारे लोग होते हैं जो सपना अधूरा छोड़ ही देते हैं। बेटियों के लिए एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। ऐसी ऐसी सिचुएशनें क्रिएट की इनके सामने, तो समाज से लड़कर आज एक बहुत अच्छा नाम, फेम बना चुकी है रीना जी। तो दर्शकों, आपको रीना जी का आज तक का ये सफर कैसा लगा वो कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।